दोस्तों, हम इससे पहले की वीडियो में आपकी जो है क्रिया स्टार्ट की हुई थी हमने, और यहाँ तक के सारे जो हैं द्विकर्मक क्रिया तक सारा हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्रिया का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये 8 भेद हैं, 8 प्रकार की प्रयोग के आधार पर क्रिया होती है। पहला टाइप पढ़ेंगे हम संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग मतलब जुड़ाव से निर्मित होती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कंबाइंड। क्या होता है? कंबाइन करना या बांधना। इसमें क्या है कि जब कोई क्रिया दो क्रियाओं यानी कि कोई काम होगा और वो दो काम के संयोग से बना होगा, यानी कि दो क्रियाएं होंगी और वो क्या होगी, कोई क्रिया होगी वो दो क्रियाओं के संयोग से बनेगी या निर्मित होगी। जैसे देखो एग्जाम्पल में आप, वह खाने लगा, तो यहाँ पे देखो दो क्रियाएं लगी हैं। एक तो लगी है मेन वर्ब और एक लगी है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि खाने लगा। खाने भी यहाँ पे क्रिया लगी है और लगा भी। देखो अगर मैं इसमें से लगा क्रिया हटा दूँ तो वह खाने, तो खाने क्या मतलब एक क्रिया होगी तो इसका अर्थ ही पूरा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से खाने हटा दूँ तो सिर्फ लगा, वह लगा, तो क्या लगा? दूध पीने, खाने पीने, रोने धोने, नहीं पता। तो ये जो खाने लगा दो क्रियाएं आई हैं, तो काम हो रहा है खाना खाने का, और दोनों क्रियाएं ही दोनों क्रिया से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। अगर एक को भी हटाएंगे तो इसका अर्थ नहीं बनेगा, ये निरर्थक हो जाएगी। तो जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, यानी कि ये काम हो रहा है खाने का और इन दोनों क्रियाओं की वजह से ही ये क्रिया पूरी हो रही है, ये काम पूरा हो रहा है। मैंने किताब पढ़ ली, पढ़ ली दो क्रियाएं हैं। माताजी ने प्रसाद बांट दिया, बांट दिया। चिड़िया उड़ा करती, उड़ा करती, ठीक है, दो क्रियाएं हैं। वर्षा होने लगी, राम सामान को ले जाएगा, मुझे पढ़ने दो, घंटी बज गई। तो देखो इनमें सब में क्या है, दो क्रियाएं लगी हुई हैं। अब आगे देखो, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रियाएं 11 भेद। देखो अर्थ के आधार पर भी संयुक्त क्रियाओं के 11 भेद होते हैं। जैसे पहला देखो, आरंभ बोधक। आरंभ मतलब स्टार्ट यानी कि शुरुआत। इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है, यानी कि काम शुरू हो चुका है, इस बात की जानकारी मिलती है आरंभ बोधक क्रिया से। जैसे वह बैठे बैठे सोने लगा, तो देखो क्या हुआ है इसमें, आरंभ बोधक, भाई बैठे बैठे सोने लगा, धीरे धीरे सो रहा है। लक्ष्मण खेलने लगा, तो खेलने लगा, देखो यहाँ पे लगा, जो ये लगा हुआ है ना शब्द लगा, इसी से पता चल रहा है कि कार्य स्टार्ट हो रहा है, आरंभ हो चुका है। अब आगे देखो, समाप्ति बोधक। इससे काम का समाप्त होने का पता लगेगा। इससे क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। संपन्न मतलब कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। जैसे राधा खा चुकी, तो जो चुकी है भाई खा लिया ना उसने, कंप्लीट हो गया है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना चुका है, चुकी है, तो ये चला जाता है किसमें, परफेक्ट में। परफेक्ट में बनते हैं ना टेंस। जा चुके हैं, छात्र कक्षा में जा चुके हैं, तो ये समाप्त हो चुका है। अवकाश, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, हॉलीडे। जहाँ कार्य को संपन्न करने में अंतराल या अवकाश का बोध हो। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ काम को संपन्न होने में, करने में अंतराल यानी कि समय लग रहा हो, तो वहाँ अवकाश बोधक क्या होगा, अवकाश बोधक हो जाएगा। जैसे माला सो न पाई, तो ये जो न पाई ना मतलब कि सो रही थी लेकिन सो नहीं पाई, उसमें सोने में अंतराल आ गया, देरी हो गई है। लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया, तो नहीं जीत पाया यानी कि युद्ध जीतने में क्या है, अंतराल है, जीत नहीं पाया अभी तक। अब आगे देखो, अनुमति बोधक। अनुमति मतलब परमिशन। इससे किसी कार्य किए जाने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। उसे जाने दो, भाई उसने क्या कहा है, उसे अनुमति दी है कि उसे भाई जाने दो। राधा को बोलने दो, उसे बोलने दो, राधा को बोलने दो की अनुमति, परमिशन मिल चुकी है। अब देखो, नित्यता बोधक। इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है, यानी कि वो काम क्या है, कंटिन्यूसली हो रहा है, चल रहा है। निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूस। जैसे नदी बहती रहती है, तो कंटिन्यूसली बह रही है। हवा चल रही है, क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, रहती है, रही है, कंटिन्यूस में बात करते हैं ना, तो आती है नित्यता बोधक। आवश्यकता यानी कि ज़रूरत की बात हो रही है।
इससे कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। मुझे रविवार को भी विद्यालय जाना पड़ता है। देखो, रविवार की छुट्टी होती है लेकिन जाना पड़ता है, जो ये जगह जाना पड़ता है। मोहन को इस काम को जल्दी करना चाहिए। देरी से हो सकता है लेकिन उसको जल्दी करना चाहिए क्योंकि इस काम को आवश्यक है जल्दी करने की। अब देखो, निश्चय, यानी कि हमने कोई चीज़ ठान ली है, निश्चय की बात होगी। इससे क्रिया की निश्चितता का बोध होता है। तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। बस इसने फिक्स कर लिया, अगर तुमने लेट किया ना तो मैं चल दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय बोधक। अब देखो आगे आती है इच्छा बोधक। इससे कार्य करने की इच्छा का बोध होता है कि काम करने की इच्छा है नहीं है। जैसे अब मैं सोना चाहता हूँ, भाई मेरी इच्छा है कि मैं सोना चाहता हूँ। वह घर जाना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो घर जाना चाहता है। अभ्यास, प्रैक्टिस की बात होगी। इससे क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है। जैसे वह पढ़ता रहता है, कंटिन्यूसली बार बार पढ़ रहा है, अभ्यास कर रहा है। गणेश खेला करता है, कि वो खेला करता है, मतलब आज खेला, कल भी खेलेगा, परसों खेलेगा, घंटों घंटों खेल रहा है। तो क्या है, प्रैक्टिस की बात हो रही है। शक्ति बोधक, यानी कि पावर की बात होगी। इससे क्रिया करने की शक्ति का भाव पता चलता है। राम चल सकता है। देखो, राम में कैपेसिटी है, पावर है, चल सकता है। सीता बोल सकते हैं, बोलने की पावर है। मैं भी निबंध लिख सकता हूँ, मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी की है, मैं निबंध लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे लास्ट आता है पुनरुक्त बोधक। जब दो समर्थक और समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग बनता है तब उसे पुनरुक्त बोधक कहते हैं। जैसे राम पढ़ाई लिखाई करता है, तो देखो पढ़ाई, आई, लिखाई, आई आ रहा है ना, तो समान ध्वनि वाली क्रियाएं का योग बन रहा है, दोनों आ रही हैं साथ साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, पुनरुक्त बोधक होगा। सीता विद्यालय प्रातः आया जाया करती है, तो आया, या शब्द है ना ध्वनि वाली, तो समर्थक समान ध्वनि वाली यहाँ पे आया जाया शब्द है, तो उन्हें कहेंगे हम पुनरुक्त बोधक। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की नाम धातु क्रिया। 8 प्रकार पढ़ने हैं हमें। अभी तो हमने एक ही के अंदर 10-11 प्रकार पढ़े हैं। अब हम 8 प्रकारों में से प्रयोग के आधार पर दूसरा टाइप यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों में क्रिया लगाने से नाम धातु क्रिया बनती है। संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ जब हम वर्ब लगा देंगे ना, तो वो बन जाएगी नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनापन। देखो अपना क्या है, सर्वनाम है, इसमें क्या लगा दिया, क्रिया लगा दी, तो अपनापन बन गया। गर्म से गरमाना, बात से बतियाना, चिकन से चिकनाना, लाज से लजियाना, झूठ से खुजलाना, झुटलाना, लोभ से लुभाना, तोतला से तुतलाना, लाठी से लठियाना, धिक्कार से धिक्कारना। तो ये सब क्या है, ये नाम धातु क्रियाएं हैं। अब देखो बात करते हैं तीसरी की, प्रेरणार्थक। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता, यानी कि काम को करने वाला, स्वयं कार्य न करके, भाई खुद काम नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, खुद कुछ नहीं करना, दूसरे को भाषण दे रहा है कि तुम करो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है। प्रेरक कर्ता, प्रेरणा प्रदान करने वाला जो देगा। प्रेरित कर्ता, प्रेरणा लेने वाला, यानी कि जिसको प्रेरणा दी जा रही है। तो इसमें देखो कैसे काम करेगा ये। यहाँ पे होगी मूल धातु, प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। प्रथम में क्या होगा, काम करने में स्वयं इन्वॉल्व होगा, स्वयं जरूर होगा। दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया में दूसरे से काम करवाएगा, खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे उठाना, तो मतलब अगर हम उठा रहे हैं किसी को, उठाना, उठवाना, यानी कि मैंने कहा कि जाओ सोहन को उठा दो, तो तुम खुद नहीं जा रहे हो, किसी और से किसी और को उठवा रहे हो। जैसे गिरे, तो गिराना, तो भाई मैं गिर गया, जैसे कोई चलते चलते गिर जाता है। गिरवाना, किसी से किसी को धक्का दिलवा दे, गिर गया। काटना, खुद का हाथ कट गया। कटवाना, किसी को कटवा देना। सुनना, सुनवाना। चलना, चलवाना। तो ये सब क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक तो होगा जिसमें करने वाला जो प्रेरणा दे रहा है ना, वो खुद शामिल होगा। ठीक है। और दूसरे प्रेरणार्थक में जो प्रेरणा दे रहा है वो शामिल नहीं होगा, वो किसी और से काम करवाएगा। जैसे देखो जागना, जगाना, जगवाना, जीतना, जिताना, जितवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, सिन, सिलाना, सिलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। ठीक है।
मान लिया किसी ने कहा बच्चे को, मतलब कि आप किसी बच्चे को सुला रहे हो लेकिन किसी और से सुलवा रहे हो, तो यहाँ पे सेकंड वाली प्रेरणार्थक क्रिया होगी और यहाँ पे प्रथम। देखो प्रथम पहले पढ़ लेते हैं हम। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? जिसमें कर्ता स्वयं भी शामिल होता हुआ कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वही मैंने आपको बताया। जैसे वह सबको भजन सुनाता है, तो भाई सब सुन रहे हैं लेकिन सुना तो वही रहा है ना, खुद। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, बच्चे को खाना खिला रही है, खुद खिला रही है। महेश बच्चे को रुलाता है, महेश रुलाता है बच्चे को खुद। गीता बच्चों को हिंदी पढ़ाती है, राम सभी को कविता सुनाता है, मोहन बच्चों को पानी पिलाता है। तो इन सब में जो करने वाला है ना, गीता, राम, मोहन, माँ, महेश, वह, तो ये सब खुद भजन सुनाने में, खाना खिलाने में, रुलाने में, हिंदी पढ़ाने में, कविता सुनाने में, पानी पे, ये खुद शामिल है। अब देखो द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके, खुद काम नहीं करेगा, किसी दूसरे की कार्य करने की प्रेरणा देता है। कहता है कि खुद नहीं करना, किसी और से करवा रहा है। जैसे मोहन गीता से पत्र लिखवाता है, तो मोहन खुद नहीं लिख रहा, गीता से लिखवा रहा है। आगे देखो मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है, मालकिन खुद नहीं कर रही, नौकरानी से साफ करवा रही है। वह अध्यापक से बेटी को गीत पढ़वाता है, तो वह कोई और व्यक्ति है, वो अध्यापक से बेटी को पढ़वाता है गीत। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, खुद नहीं उठा रहे हैं, कुली से उठवा रहे हैं। महेश नाई से बाल कटवाता है, महेश खुद नहीं काट रहा, नाई से कटवा रहा है। पिताजी अपनी कार मैकेनिक से ठीक करवाते हैं, खुद नहीं करते, अपनी कार मैकेनिक से ठीक करवा रहे हैं। तो इसमें खुद शामिल ना होकर किसी और से काम करवाया जाता है, तो वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब बात करते हैं अगली क्रिया की, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब पहले, काल मतलब समय में। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर, पहली खत्म हुई, दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, कि पहले खत्म हुई तुरंत दूसरी स्टार्ट करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कह देंगे। कि भाई जैसे ये काम करना है फिर ये करना है, तो पहले ये ख़त्म किया फिर ये वाला स्टार्ट कर दिया, तो ये जो पहले ख़त्म किया है ना, इसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, राम भोजन करके सो गया, सोया बाद में, पहले भोजन किया, तो जो भोजन है ये पूर्वकालिक क्रिया है। मीना रोकर चुप हुई, पहले रोई फिर चुप हुई, तो रोना पूर्वकालिक क्रिया है। बच्चा दूध पीते ही सो गया, सोने का काम बाद में हुआ, पहले दूध पिया, तो दूध पीना पूर्वकालिक क्रिया है। राकेश पढ़कर टीवी देखेगा, पहले पढ़ेगा फिर टीवी देखेगा, तो पढ़ने में पूर्वकालिक क्रिया है। मैं अभी सोकर उठा हूँ लेकिन पहले सोया हुआ था, तो सोने में पूर्वकालिक क्रिया। वह अखबार पढ़कर नहाने गया, सीमा खेलकर थक गई, वंदना ने कविता पढ़कर सुनाई, रेखा सबसे मिलकर अमरावती गई, तो अमरावती गई लेकिन सबसे मिलने के बाद। तो ये सब समझ में आ गया है। आगे स्टार्ट करते हैं हम सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त मतलब प्रयोग होकर, अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता देती है। सेंटेंस का अर्थ देती है और उसे पूरा करने में हेल्प करती है, उसे सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं हंस रहे थे, मैं खेल रहा हूँ, हम देख रहे थे, वह खा चुका था। जो ये लास्ट में हूँ थे था, ये सब जो लगे हुए ना, ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। जाना तो क्या है, जिसमें जाना क्या है, जाना तो मेन वर्ब है, हंसना मेन वर्ब है, खेलना, देखना, खाना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रियाएं हैं। अब बात करते हैं हम 6 नंबर कर्दंत क्रिया। जब मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय हो, उसे कर्दंत क्रिया कहते हैं। जब मूल धातु में हम ना सफिक्स ना लगाकर, ना प्रत्यय ना लगाए, बाकी इसको छोड़कर बाकी कोई भी प्रत्यय आएगा तो उसे कर्दंत क्रिया कहेंगे। जैसे पढ़ प्लस ना, तो ये जो ना अगर लग जाएगा ना तो वो कर्दंत क्रिया नहीं रहेगी। पढ़ना में ता लगाएगा, गा लगाएगा, कुछ भी लगाए, जैसे में चल में एगा, खेले में गा, दौड़ कर में कर, चले में ए, तो ये जो सब प्रत्यय लगे हुए हैं ये कर्दंत क्रियाएं हैं। लेकिन अगर ना प्रत्यय लगाएंगे तो वो कर्दंत नहीं रहेगा। तो कर्दंत क्रियाओं में ना प्रत्यय नहीं जुड़ता है। अब देखो अगला आता है सामान्य क्रिया, नॉर्मल वर्ब। जब क्रिया को पूरा होने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता होती है, यानी कि वो अपने आप में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसे और किसी हेल्पिंग वर्ब की या फिर किसी मेन वर्ब की, सहायक क्रिया या किसी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी
किसी और पद की जरूरत नहीं होगी तो वो सामान्य क्रिया होगी। जैसे राधा गई, तो भाई राधा गई, सिर्फ गई शब्द ने ना, जो गई है, गई जो लिखा हुआ है, इसी से पूरा सेंटेंस का अर्थ डिफाइन हो गया, पता लग गया है। सिर्फ इसको पूरा होने के लिए एक ही पद की ज़रूरत है, गई की। राधा गई, मोहन चलो, अमन आया, रीना नाची, रेटा जागी, विशाल नहाया, अनुपमा भागी। तो सिर्फ एक ही शब्द की, एक ही पद की इनको ज़रूरत है पूरा होने के लिए। अब बात करते हैं अगली, सजातीय क्रियाएं। स मतलब समान, जाति जो एक ही जाति की हो। जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। देखो क्या है, एक ही क्रिया शब्द है और उसको दो रूपों में लिखा हो। क्रिया शब्द एक ही है लेकिन लिखा से दो रूपों में जाता है, तो सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छी लिखाई लिख रही है, तो देखो एक बार लिखाई यहाँ पे लिखा, क्रिया तो लिखना ही है, फिर उसको यहाँ पे लिखा, तो रूप अलग अलग हो गए, यहाँ पे लिखाई के रूप में, यहाँ पे लिख के रूप में। क्रिया एक है लेकिन दो रूपों में लिखी गई है। बाबर ने बहुत लड़ाई लड़ी, हमने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी, तो चढ़ाई चढ़ी। बाबर ने लड़ाई लड़ाई, तो धातु क्या है, एक है, क्रिया एक है लेकिन अलग अलग रूपों में लिखी गई है। अब आगे देखो, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण का मतलब भी क्या होता है, इमिटेशन करना, किसी की नकल करना। हिनहिनाना, खटखटाना, एक बार हिना फिर दोबारा, यानी कि बार बार रिपीट क्या करें, इमिटेशन करना। फड़फड़ाना, झंझनाना, मिनमिनाना, भिन, ये जो शब्द है ये सब है अनुकरणात्मक क्रियाएं। ठीक है, तो आपका क्रिया का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपकी सारी क्रियाएं जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में हो, हिंदी से ओरिएंटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए सारी क्रिया मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी हैं। स्वर, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।